नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। हम बात कर रहे हैं ब्रज गुणन विधि का एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16 उदाहरण 14, 15, 16 के बारे में हम विस्तार रूप से जानेंगे इस वीडियो में। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर कहाँ पे करना है? अपने उस दोस्त के पास जो पैसे के कारण कोचिंग नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है, उसके लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट है। और ये चैनल जो है ये एजुकेशन के ऊपर ही है, मैथमेटिक्स क्लास 9th 10 11 12 चारों क्लास के लिए है। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया, उदाहरण नंबर 14 हमारा है ये, ठीक है। दिया है बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि 2 टिकट मल्लेश्वरम तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपए है। यदि 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपए है। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम तथा यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। क्या हमें ज्ञात करना है? बस स्टैंड से मल्लेश्वरम तथा यशवंतपुर का किराया ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहली चीज क्या आपको दिखाते हैं, ठीक है। आंसर देखिएगा। अब हमारा यहाँ पे देखिए मल्लेश्वरम दिया गया है। यहाँ पे दो हमारे रास्ते देखिए, एक मल्लेश्वरम है, एक हमारा यशवंतपुर है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं मल्लेश्वरम, मल्लेश्वरम, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखते हैं यशवंतपुर, यशवंतपुर। क्या हो गया हमारा? यशवंतपुर। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे चीज यहाँ सबसे बेस्ट, 2 टिकट मल्लेश्वरम यानी कि मल्लेश्वरम को मान लेते हैं हम यक्स एंड यशवंतपुर को मान लेते हैं हम वाई। इसमें दो इक्वेशन बन रही है। सबसे पहली इक्वेशन हमारी क्या है? 2 टिकट मल्लेश्वरम के लिए और तथा 3 टिकट यशवंतपुर के लिए। एक इक्वेशन बन के टोटल कितना है? 46 है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ पे बन रहा है, जो 3 टिकट हम मल्लेश्वरम के लिए और 5 टिकट यशवंतपुर के लिए, बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा। दो इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो अब हम चलिए इक्वेशन को समझाते हैं आपको। तो मान लेते हैं हमारा पहला इक्वेशन बनेगा, 2 टिकट मल्लेश्वरम यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस करेंगे। फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3 टिकट यशवंतपुर के लिए यानी कि 3y हो जाएगा, इक्वल टू टोटल कितना खर्च हुआ? 46 रुपए, ठीक है। या हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 46 रुपए बराबर 0 यानी कि 46 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, ये वृत्त जोड़न विधि को समझने के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण है, आपके बुक में भी दिया गया है, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है? 3 टिकट मल्लेश्वरम के लिए यानी कि 3x हो जाएगा, प्लस 5 टिकट यशवंतपुर के लिए 5y इक्वल टू टोटल लागत कितनी है? 74 रुपए। और में करके हम इसको वही लिख सकते हैं, 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया हमारे? ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए हम इसको डायरेक्ट एक बार करके देखते हैं। इसी इक्वेशन को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि जगह बनी रहेगी, अच्छी तरीके से हम समझ सकेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या हमारा है? 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आपको याद होगा जब हम आपको ब्रज गुणन विधि समझा रहे थे तो उसमें आपको एक इक्वेशन के बारे में समझाए थे, या ये जो ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला था उसके बारे में हम आपको समझाए थे। कौन सा फॉर्मूला है? ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या था हमारा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हम आपको समझाते हैं। कैसे समझाए थे? यहाँ पे देखिए हमारा दो इक्वेशन बन रहा है। कौन सा? सिर्फ दो इक्वेशन है, तो हम दो इक्वेशन का ही प्रयोग करेंगे, तीसरा इक्वेशन हम नहीं लाएंगे, ठीक है। अब देखिए a1 बराबर हमारा कितना? 2 दिया गया है, ठीक है। फिर b1 हमारा कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। फिर हमारा c1 कितना दिया गया है? 46 यानी कि -46 दिया गया। कितना दिया गया है?
-46 दिया गया, माइनस का चिन्ह है तो -46 है। अब A2 हमारा कितना है, 3 दिया गया है, ठीक है। B2 हमारा कितना दिया गया, यहाँ पे देख लीजिए 5 है, यहाँ पर भी हमारा 5 है, यानी कि 5 दिया गया है। C2 हमारा कितना है, -74 है, कितना है, -74। ये समझ में आ गया। सबसे जरूरी चीज यही होती है। ये तो हम आपको सिर्फ उदाहरण के लिए इसको समझाए थे, सिर्फ उदाहरण के लिए। ये जो एग्जांपल है इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए हम आपको लास्ट में समझाए थे एक ग्राफ, वो ग्राफ मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली चीज वो ग्राफ मैं आपको समझा रहा हूँ। ग्राफ समझाने से पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ तब समझाऊंगा। हमारा देखिए यहाँ पे हो जाएगा x बटे में b1, ठीक है। हमारा यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y हमारा हो जाएगा c1 c2 माइनस c2 a1 इक्वल हमारा हो जाएगा 1 अपान में a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। हम आपको ये लास्ट में समझाए थे, जरा ध्यान से समझिएगा, ये लास्ट वाला सीजन है। अब हमने यहाँ पे एक चित्र आपको समझाए थे, एक चित्र ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके दिख रहा है आप सब लोगों को, ऐसे करके। ये हमारा मान लीजिए क्या है, B1 है, ये हमारा B2 है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा भैया, कोई बात नहीं। ये मान लीजिए B1 है तो ये हमारा नीचे आ जाएगा B2 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, यहाँ पे है C1 है, ये हमारा हो जाएगा C2। ये हमारा A1 है तो ये हमारा हो जाएगा A2। ये हमारा B1 है तो ये हमारा हो जाएगा B2। फिगर जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फिगर है x का, ये हमारा है y का, ये हमारा है y का, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा फिगर को, B1 और B2 हमारा शुरू से रहेगा और B1 और B2 जो हमारा लास्ट में रहेगा, ठीक है। अंदर जो हमारा C1 C2 रहेगा, उसके बाद हमारा A1 A2 रहेगा। ये आप समझ लीजिएगा फॉर्मूला। उसके बाद आप इसी फॉर्मूले पे, ये हमारा फॉर्मूला कौन सा, ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पे हम आपको समझाएंगे। चलिए समझते हैं। फॉर्मूला आपको याद हो गया। चलिए मैं फिगर को हटा रहा हूँ, क्योंकि फिगर जो है जगह ज्यादा घेर रहा है। अब उसी अनुसार हम रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम रखेंगे अब यहाँ पे 1, x की बात करते हैं। ये जो दिया गया है इसको मैं हटा रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि जगह हो जाए। नीचे आपको भी नहीं दिख रहा है और हम नीचे ज्यादा झुक भी नहीं सकते हैं। हमारा यहाँ पे हो जाएगा, दिख रहा है, x हम लिखेंगे एक बारी, ये हमारा हो जाएगा y, ये हमारा हो जाएगा 1। ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से इसको हटा रहे हैं B1। अब देखिए B1 हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया है B1 B2, ये हमारा B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा सबसे पहले क्या है, B1, तो B1 हमारा क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक है। फिर हमारा क्या दिया गया है, B2 B2 हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया है। फिर यहाँ पे हमारा हो गया C1 हमारा कितना दिया गया है, -46 दिया गया है, ठीक है। अब C2 हमारा कितना दिया गया, -74 दिया गया है। अब A1 हमारा कितना दिया गया, 2 दिया गया है, ये हमारा 1 का है, ठीक है। अब A2 हमारा कितना दिया गया, 3 दिया गया है। फिर हम आ जाते हैं, फिर B1 देखते हैं, B1 हमारा 3 दिया गया है, B2 हमारा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। बिल्कुल भैया ग्राफ के अनुसार हम बना रहे हैं, बिल्कुल ग्राफ के अनुसार, इसलिए हम आपको ग्राफ समझा दिए, इसलिए हम आपको ग्राफ समझाए। अब ये हमारा फॉर्मूला भी है, यानी कि सूत्र भी है, देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम रखते हैं सूत्र के अनुसार। ये तो हम ग्राफ में आपको समझाए हैं, ठीक है। ये ग्राफ में हो गया, और क्या है। अब देखिए हम यहाँ पे रखते हैं x बटे में B1 हमारा कितना है, 3 दिया गया है, 3 रखते हैं। अब देखिए C2 हमारा कितना दिया गया है, -74 दिया गया है, ठीक है।
-74 हो गया। फिर माइनस लगाते हैं हम। अब B2 हमारा कितना दिया गया है, -74, सॉरी B2 हमारा कितना है, 5 दिया गया है, 5 दिया गया। C1 हमारा कितना दिया गया है, -46 दिया गया है। ये हमारा हो गया x का। अब हम लिखते हैं यहाँ पे y का। C1 हमारा कितना दिया गया है, -46 दिया गया है, ठीक है। A2 हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, माइनस लगाते हैं हम। C2 हमारा कितना दिया गया है, -74 दिया गया है। A1 हमारा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब 1 की बात करते हैं। A1 हमारा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। B2 हमारा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, माइनस लगाते हैं हम। A2 हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और B1 हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। चलिए ठीक है भैया, बिल्कुल फॉर्मूले के आधार पर सेट है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग फटाक से कमेंट कर दीजिएगा, सर यहाँ पे दिक्कत है, मैं आप उसको हल कर दूंगा। देख लीजिए आप सभी लोग एक बार। चलिए ठीक है, कंफर्म हो गया ये सभी। अब मैं इस फॉर्मूले को हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम आपको फॉर्मूले के आधार पर सेट कर दिए हैं ये जो आपका क्वेश्चन है। अब चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे x बटे में 7 त्रिका 21 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 7 त्रिका कैसे, यानी कि 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 के 2 हमारा हो जाएगा, ठीक है। 7 त्रिका 21, 21 एक 22 हो जाएगा, यानी कि -22 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब हमारा यहाँ पे आ गया 6 25 30 आ गया, ठीक है। 6 25 30 बचा 3 हमारा, और 4 25 20, 20 3 23, यानी कि 230 आ गया, ठीक है। इक्वल करते हैं हम, y का करते हैं। तो अब देखिए 3 का गुणा हम 6 में करेंगे, 6 त्रिका हमारा 18 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 त्रिका हमारा 18 के 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 3 12 1 13 हो जाएगा, -138 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हमारा हो जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8 हमारा हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर लगाते हैं हम 1 का। 5 दूना 10 हमारा हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 हो गया, और 3 त्रिका 9, -9 हमारा हो जाएगा। हो गया कंफर्म यहाँ तक। चलिए भैया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये हम हल कर रहे हैं यशवंतपुर का किराया एंड मलेश्वरम का किराया, बस स्टैंड से, बेंगलोर के बस स्टैंड से। अब देखिए अगर हम इसको घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा प्लस दिया गया है, हम टोटल कर देते हैं। यहाँ पे इक्वल हमारा ये भी रहेगा, इक्वल हमारा ये रहेगा एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारा माइनस दिया गया, यहाँ पे हमारा प्लस दिया गया, ठीक है। तो घट जाएगा हमारा, घटेगा तो कितना आएगा, 222 से अगर हम 230 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। इक्वल करते हैं, फिर y लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ से हम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 138 में से 148 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 आएगा भैया टोटल। अब 1 बटा में हम कर देते हैं, 1 यहाँ से 10 में से 9 घट जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, 1 बटा में 1 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 1 बटा में 1 हो गया, तो हमारा यहाँ पे आ गया x बटा में 8 एंड y बटा में 10 आ गया, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10। अब देखिए हम आपको क्या समझाए थे, मालेश्वरम यानी कि हमारा हो जाएगा x एंड यशवंतपुर हमारा हो जाएगा y, यानी कि मालेश्वरम का किराया कहाँ से, बस स्टैंड से कितना है, 8 रुपए है, ठीक है। और यशवंतपुर का किराया कितना है, बस स्टैंड से 10 रुपए है, ठीक है। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम विलोपन विधि वृद्धगुणन विधि का प्रयोग किए हैं, ये सत्य है कि ये असत्य है, आपको क्या लगता है। वृद्धगुणन विधि हम आपको समझाए हैं, उसमें हम एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण हम आपको दिए हैं,
उदाहरण जो हम आपको दिए हैं और समझाए हैं, फिर से हम आपको उदाहरण समझाए, यानी कि मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपए है बेंगलोर के बस स्टैंड से, फिर बेंगलोर के बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना है, 10 रुपए है। कंफर्म हो गया। चलिए, ये हमारा उदाहरण नंबर 14 जो है वो बिल्कुल साफ क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 15। ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से। दिया गया है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, एक अद्वितीय हल है। इक्वेशन क्या दिया गया है, पी एक्स प्लस 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान देंगे, क्वेश्चन में ये बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन आया कहाँ से, हम इसको ध्यान देते हैं, ना कि डायरेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। ये बोला है कि एक अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय जो हल है ये किसमें आता है, हमारा प्रतिच्छेद रेखा में आता है। किसमें आता है, प्रतिच्छेद रेखा में आता है। अब प्रतिच्छेद रेखा का अनुपात कितना होता है, a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। ये हमारा होता है किसका, प्रतिच्छेद रेखा का, प्रतिच्छेद रेखा। ध्यान दीजिएगा, ये जितना छोटा क्वेश्चन है उतनी अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रतिच्छेद रेखा का है। अब ध्यान दीजिएगा, अब चलिए हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। अब आंसर देखते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए दो इक्वेशन है। ठीक है, हम मान लेते हैं डायरेक्ट इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब अद्वितीय हल है, ये तो हमारा प्रतिच्छेद रेखा हो गया। ठीक है, इसका अनुपात हमें a1 अपान में a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान में b2 मिल गया है। अब देखते हैं हम, a1 इक्वल टू 4 दिया गया है एंड b1 इक्वल टू हमारा p दिया गया है एंड c1 इक्वल टू हमारा 8 दिया यानी कि 8 दिया गया है। a2 इज इक्वल टू 2 दिया गया है, b2 इज इक्वल टू 2 दिया गया है, c2 इज इक्वल टू 2 दिया गया है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया है। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारा जो p दिया गया है, अगर हम इसका एक अद्वितीय हल निकालते हैं यानी कि हमारा हो जाता है a1 अपान में a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान में b2। प्रतिच्छेद रेखा हो गए। अब चलिए, अब a1 हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया, बटे में a2 हमारा कितना दिया गया है, 2 दिया गया, नॉट इज इक्वल टू हम लगाएंगे। ठीक है, b1 हमारा कितना दिया गया है, p दिया गया, बटे में p2 हम करेंगे, b2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2, यानी कि p बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं p नॉट इज इक्वल टू 4। हर हर बराबर है, हमारा क्या हो जाएगा, p नॉट इज इक्वल टू 4। कंफर्म हो गया, यानी कि ये जो एक अद्वितीय हल है, इसका सबसे बड़ा चीज क्या है, 4 के अतिरिक्त ये जो संख्या दी गई है p नॉट इज इक्वल टू 4 दिया गया ना, यानी कि 4 के अतिरिक्त इसका जो मान होगा वो एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा 4 के अतिरिक्त, यानी कि 4 के अलावा। कंफर्म है यहाँ तक। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, अपने माइंड सेट में बैठाते हैं उसको कि क्या ये हो सकता है, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये पूछ क्या रहा है। सबसे पहले ये जानकारी इकट्ठा करते हैं, ना कि पहले चलो भैया पेपर आ गया मर लिखते चलते हैं, ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा उदाहरण नंबर 15 था ये आप लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप हल करते जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि उदाहरण नंबर 16 की तरफ। ध्यान से देखिएगा, इसको भी बिल्कुल उदाहरण नंबर 15 की तरह ये भी दिया गया। क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों यानी कि के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। फिर से देख लीजिएगा, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या दिया गया है, के एक्स प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में के माइनस 3 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ये हमारा दिया गया है। अब इसमें देखिए चेंज क्या किया है,
उदाहरण हमारा 15 में क्या दिया गया था कि अद्वितीय हल दिया गया था। ठीक है, अब उदाहरण 16 में क्या दिया, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेक हल की बात की, जब अनेक हल आ जाता है आंसर में हम आपको डायरेक्ट समझाएंगे, देखिएगा ध्यान से। जब अनेक हल आ जाता है, अनेक हल, तो हमारा यहाँ पे क्या लग जाता है, संपाती। ठीक है, संपाती रेखा। संपाती रेखा का अनुपात कितना हो जाता है, A1 अपान में A2 इक्वल B1 अपान में B2 इक्वल C1 अपान में C2। मतलब सभी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, सभी बराबर हो जाते हैं, तो उसके लिए हम डालेंगे A1 इक्वल टू के हमारा है। ठीक है, फिर B1 इक्वल टू हमारा कितना है, 3 दिया गया है। फिर C1 इक्वल टू हमारा कितना दिया गया है, के माइनस 3 दिया गया है। ठीक है, A2 हमारा कितना दिया गया है, 12। B2 हमारा कितना दिया गया है, के दिया गया है। एंड C2 हमारा कितना दिया गया है, फिर से हमारा के दिया गया है। ठीक है, अब देखिए संपाती रेखा आ गई हमारी। ठीक है, यहाँ पे इसका अनुपात आ गया है अपरिमित रूप से। हम इसी के ऊपर हम ये जो बना है इसी के ऊपर हम रख देंगे। चलिए A1 हमारा क्या दिया गया है, के दिया गया है। ठीक है, के बटे में हम कर देते हैं 12, A1 अपान में A2 इक्वल कर देते हैं B1 अपान में B2, यानी कि 3 बटा में के हो जाएगा हमारा। फिर C1 अपान में C2, C1 हमारा कितना दिया गया है, के माइनस 3 बटा में हम कर देते हैं के। ये तो कंफर्म हो गया, इक्वल टू मान लेते हैं, ये हमारा कंफर्म हो गया है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा के बटा में 12 हो जाएगा बराबर 3 बटा में के हो जाएगा। इसको अभी साइड में करिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम हटा रहे हैं, इस फॉर्मूले को हम हटा रहे हैं, इसको साइड में कर रहे हैं। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए के स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, के स्क्वायर यानी कि हमारा 6 है, अगर के हमारा 6 है तो छठवा के हमारा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, छठा के 36 आ जाएगा। तो के बराबर हम ये कर देते हैं प्लस माइनस में 6, छठा के 36 टूटेगा तो के बराबर हमारा प्लस माइनस में 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर से साथ ही देखते हैं, अगर साथ में ये देखा जाए तो हमारे पास क्या बचा अभी है। ठीक है, 3 अपान में के, यानी कि 3 बटा में के बराबर के माइनस 3 बटा में के। ठीक है, तो जिसमें से अगर हम मान लेते हैं, हमारे पास दिया गया 3 के यानी कि 3 के बराबर के स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस में हम 3 के करके प्राप्त करते हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 3 त्रिका 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिका 6 यानी कि 6 के हो जाएगा, 6 के हो जाएगा बराबर में के स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, साइड में जाएगा, यानी कि और में करके लिखते हैं के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर बराबर 3 के प्लस 3 के, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 6 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6 के हो जाएगा भैया। तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं इसको। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो के बराबर अगर हमारा 0 है, के बराबर 0 है। ठीक है, के बराबर 0, या हम ले सकते हैं के बराबर 6, क्योंकि के आया के से हमारा खत्म हो जाएगा, के बराबर 6 आ जाएगा। यानी कि के का मान जो दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। के का एक ऐसा मान है कि जो कि दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। के बराबर 0 भी आ सकता है एंड के बराबर हमारा 6 भी आ सकता है। ठीक है, इस मान के लिए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेकों हल है, अनेकों हल है भैया, यही अनेक हल है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, सिर्फ अगर एक हल होता तो हमारा ये संपाती होता ही नहीं है, समांतर हो जाता। ठीक है, समांतर में क्या था, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा संपाती है भैया, इसको 2 हल मिल गए हैं, यानी और भी हल मिल सकते हैं, अगर चाहे तो और भी हल मिल सकते हैं, इसीलिए इसके अनेकों हल हैं, इसीलिए इसको कहता है अपरिमित है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्रज गुणन विधि का उदाहरण नंबर 14, 15, 16 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया
तो कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट हमेशा पढ़ते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।